नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और मैं कंसीडर आईएएस की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा अपनी देश की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद नीति जारी की है, जिसका नाम है प्रहार। और ये जो राष्ट्रीय आतंकवाद नीति है, वो नीति उस दौरान आई है जब देश में पहले से ही 2 से अधिक जो आतंकवादी हमले हैं वो हो चुके हैं। चाहे वो पहलगाम आतंकवादी हमला हो, चाहे वो नई दिल्ली के अंदर रेड फोर्ट ब्लास्ट हो। तो अब ये जो नई आतंकवादी नीति जारी की है, उसमें कहीं ना कहीं भारत सरकार पहले आतंकवादी हमले से पहले जो है रिएक्ट करने के लिए इस नीति को पूरी तरीके से जो है बनाया गया है। चलिए इसके बारे में विस्तार से समझते हैं कि इस नीति में आतंकवाद के खिलाफ भारत सरकार के द्वारा क्या नया किया गया है। तो गृह मंत्रालय ने पहली बार नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी यानी राष्ट्रीय आतंकवाद नीति जारी की है और इसका नाम प्रहार है। और इस पॉलिसी में कहा गया है कि भारत सीमा पार से राज्य प्रायोजित आतंकवाद से प्रभावित है और इसमें जिहादी आतंकवादी संगठनों के साथ साथ उनके मुखौटा संगठन भी भारत में आतंकवादी हमलों की साजिश, समन्वय, सुविधा और उन्हें अंजाम देने में लगे हुए हैं। इस पॉलिसी के तहत आतंकवाद से जुड़ी हिंसा की घटनाओं के मामले में सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर के काम करने पर फोकस किया गया है। यानी पहली बार गृह मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी जो नीति है वो जारी की गई है और इसे नाम दिया गया है प्रहार। और इसमें पॉलिसी में सीधा सी एक बात कही गई है कि भारत जो है राज्य प्रायोजित जो आतंकवाद है, खासतौर पर विदेशों में आतंकवादी जो बैठे हैं और वहाँ से भारत के अंदर अटैक करवा रहे हैं, तो इस प्रकार से वो काफ़ी ज़्यादा भारत प्रभावित है। और इसमें सिर्फ जिहादी आतंकवादी संगठन है वो नहीं है, उनके जो मुखौटा संगठन है यानी उप संगठन है वो भी लगातार भारत के अंदर आतंकवादी हमलों को अंजाम दे रहे हैं। तो इस पॉलिसी में भारत की जो एजेंसियां हैं वो कहीं ना कहीं और सरकारी संगठनों के साथ मिलकर के आतंकवादी घटनाओं के खिलाफ जो है अब काम करने वाली हैं। भारत को लंबे समय से आतंकवाद से जुड़ी घटना जो हिंसा है उसका सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे वो जल हो, चाहे वायु हो। इन सभी समेत सभी मोर्चों पर भारत को काफ़ी ज़्यादा रिस्क बढ़ गई है और ऐसे में सरकार अपने लोगों को ढांचागत सुविधाओं को नुकसान से बचाने के लिए एक मजबूत सुरक्षा ढांचा देना चाहती है, जो इस नीति के तहत भारत सरकार अब आतंकवाद के खिलाफ जो है कड़ा रुख अपनाने जा रही है। अब आतंकवाद न सिर्फ देश के लोगों के लिए बल्कि इकोनॉमी को भी बहुत गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। खासकर वे पावर, रेलवे, बंदरगाहों और अंतरिक्ष कार्यक्रमों, परमाणु ऊर्जा, हवाई अड्डों एंड हवाई ढांचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में देश की आतंकी जो हमलों से बचाने के लिए सरकार ने एंटी टेरर जो पॉलिसी है वो पेश की है। यानी आतंकवाद भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है और आतंकवादी न केवल लोगों पर जो हमला करते हैं, न केवल उन्हें परेशान करते हैं, बल्कि वो देश की इकोनॉमी पर भी चोट करने की पूरी कोशिश करती है। वे चाहे रेलवे लाइन पर हमला करें, चाहे बंदरगाहों पर करें, चाहे भारत की किसी अदर इंफ्रास्ट्रक्चर है जो भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे उस पर अटैक करें। आतंकवादी पूरी कोशिश करते हैं कि किसी भी देश पर उसकी जो इकोनॉमी है उस पर अटैक किया जाए ताकि वो जो है धराशायी हो जाए। और भारत सरकार के द्वारा इन सभी हमलों से बचाने के लिए सरकार के द्वारा एंटी टेरर जो पॉलिसी है वो रिसेंटली लॉन्च की है। अब डार्क वेब पर इसमें काफ़ी ज़्यादा चिंता जताई गई है। फंडिंग और ऑपरेशनल गाइडेंस के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशंस, एनक्रिप्शन टूल्स एंड इसके अलावा डार्क वेब और क्रिप्टो वॉलेट के जो इस्तेमाल की ओर इशारा किया गया है कि ज़्यादातर जो आतंकवादी संगठन है उन्हें ऑपरेट करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग किया जाता है, एप्लीकेशन चलाई जाती हैं, इंस्टेंट जो मैसेजिंग ऐप्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है और जो क्रिप्टो वॉलेट्स हैं उन सभी के थ्रू जो है इन्हें फंडिंग दी जाती है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं आतंकवाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और इसमें एनोनिमस जो एक्टिविटी है उस पर काफ़ी ज़्यादा चिंता जताई गई है कि जो इलीगल एक्टिविटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा देखी जाती हैं। और गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड जो की गई है स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट, उसमें बताया गया है कि CBRNED यानी केमिकल, बायोलॉजिकल एंड इसके अलावा रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर एंड एक्सप्लोसिव और डिजिटल, इस पूरी की पूरी फुल फॉर्म है। मटेरियल तक पहुंचने के लिए उसका इस्तेमाल करने की टेररिस्ट कोशिशों को रोकना काउंटर टेररिज्म एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। यानी जिस प्रकार से केमिकल, बायोलॉजिकल एंड जो रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर, एक्सप्लोसिव, डिजिटल, इस प्रकार के हथियार हैं जिनका ज़्यादातर जो आतंकवादी हैं वो उपयोग करते हैं। तो
इन सभी का उपयोग करके जिस प्रकार से हमला करने की कोशिश की जाती है, उन कोशिशों को रोकने के लिए आतंकवाद विरोधी जो एजेंसियां हैं भारत की, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती हैं और उन्हें काफ़ी ज़्यादा चुनौतियों का इन्हें रोकने के लिए सामना भी करना पड़ता है। सरकारी और इसके अलावा नॉन स्टेट एक्टर्स द्वारा जानलेवा मकसदों के लिए ड्रोन रोबोटिक्स का गलत इस्तेमाल करने से इसका खतरा है वो काफ़ी ज़्यादा है और ये जो काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय भी बना हुआ है। वर्तमान में रोबोट इसके अलावा ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो इतनी ज़्यादा एडवांस होती गई है कि इसके थ्रू सीधा अटैक किया जा सकता है और इसका उपयोग आतंकवादी हैं वो काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। और इससे ना केवल वो सिर्फ लोगों पर अटैक करते हैं बल्कि एक बहुत ही ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन सब चीज़ों को नुकसान करने के उद्देश्य से इन पर अटैक किया जाता है। आतंकवादी जो हमले हैं उनकी रोकथाम की बात करें तो ये पॉलिसी में ये भी कहा गया है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में जॉइंट टास्क फोर्स ऑन इंटेलिजेंस के साथ मल्टी एजेंसी सेंटर का संचालन देश भर में सिटी से जुड़े और जो इनपुट्स हैं उनको अच्छे से रियल टाइम शेयर करने के बाद में रुकावट से बचने के लिए एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म बना रहेगा। यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो है भारत की एक प्रवर्तन एजेंसी है और उसके साथ जॉइंट टास्क फोर्स ऑन इंटेलिजेंस, इसके अलावा मल्टी एजेंसी सेंटर, इस प्रकार से इसे डिजाइन एंड डेवलप किया गया है ताकि जानकारी को शेयर करने के लिए ज़्यादा टाइम ना लगे। एक तुरंत कुछ ही टाइम में जानकारी जो है हम जिसके पास पहुंचाना चाहें, जिस भी एजेंसी को हम इसके बारे में सूचना देना चाहें, उसके पास ये तुरंत जो है सूचना पहुंच जाए बगैर किसी रुकावट के। इसमें यह भी कहा गया है कि IB में जो MAT है एंड इसके अलावा ZTFI है, तो इसकी तंत्र के तहत केंद्रीय एजेंसियों और इसके अलावा राज्य पुलिस बलों के साथ सिटी संचालन के लिए बेहतर तालमेल बनाया गया है। यानी ये जो दोनों के दोनों प्लेटफॉर्म से जो डिज़ाइन किए गए हैं, इनके तहत कहीं न कहीं जो केंद्रीय एजेंसियां हैं और जो राज्य पुलिस बल हैं वो कहीं न कहीं एक साथ मिल करके इस प्लेटफॉर्म की तरफ काम कर पाते हैं। एंड इसके अलावा रेडिकलाइजेशन का भी इसमें जिक्र किया गया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि आतंकी जो ग्रुप हैं भारतीय युवाओं को भर्ती करने की पूरी कोशिशें जो है जारी रखे हुए हैं। आज भी देश के अंदर काफ़ी ऐसे मामले देखे जाते हैं कि आतंकवादियों को जो है आतंकवादी लोग वो कहीं ना कहीं भारत के युवाओं को जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्र में ज़्यादातर जो है लुभावनी लालच दे करके उन्हें जो है भर्ती कर लेते हैं। एंड इसके अलावा जब ऐसे लोगों की पहचान होती है तो पुलिस की ग्रेडेड कार्रवाई होती है इनके ऊपर और इन्हें जेल जो भेज दिया जाता है। इस प्रकार की इन पर काफ़ी ज़्यादा कानूनी कार्रवाई होती है और इसमें सामाजिक धार्मिक नेताओं की भूमिका काफ़ी ज़्यादा रहती है। यानी इस प्रकार के कामों में ज़्यादातर जो सामाजिक और धार्मिक नेता हैं वो काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाते हैं और इस प्रकार के केसेस हैं वो उत्तर प्रदेश के अंदर ज़्यादातर देखे गए हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो संगठन है वो पहले से जो इस प्रकार के आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए रहते हैं और वो जो है उन आतंकवादी संगठनों को युवा जो है मुहैया कराते हैं, उन्हें ले जा करके देते हैं जो उस संगठनों में भर्ती हो जाते हैं। और इसके अलावा इसके खिलाफ जाकर के जो मॉडरेट प्रचारक है, NGO रेडिकलाइजेशन और इसके अलावा चरमपंथी जो हिंसा है उनके नतीजों के बारे में जागरूकता फैलाने पर लगे हुए हैं। यानी इसके खिलाफ जाकर के कुछ NGO और जो मॉडरेट प्रचारक हैं वो इसके खिलाफ जाकर के लगातार इसके जो गलत प्रभाव हैं उनके बारे में चेतावनी जारी करते हैं, लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है भारत के अंदर रेडिकलाइजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब भारत के द्वारा अपनी आतंकवाद जो नीति है वो आखिरकार क्यों बदली है, तो भारत ने दशकों से आतंकवाद का दंश झेला है और 1993 के मुंबई धमाके हों या फिर 26/11 का जो आतंकवादी हमला है वो हो या फिर पुलवामा आतंकवादी अटैक हो, भारत अक्सर रिएक्टिव यानी हमले के बाद कार्रवाई करने वाला रहा है। यानी चोट पर मरहम लगाने की सोच है, यानी एक बार जब हमला हो जाता है, हमला होने के बाद जो है भारत कार्रवाई करता है, ना कि हमला होने से पहले कार्रवाई। लेकिन जिस प्रकार से अब साल 2026 का भारत प्रोएक्टिव यानी हमले से पहले हमलावर को ख़त्म करने वाली सोच जो है भारत के अंदर अब जागृत हो चुकी है। और हाल ही में जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों ने हिजबुल्लाह के खूंखार कमांडर सैफुल्लाह को यहाँ पर ढेर कर दिया था। तो इस प्रकार से अब आतंकवाद के द्वारा हमला करने से पहले ही भारतीय एजेंसियां उन आतंकवादियों को खोज निकाल रही हैं और खोज निकालने के बाद अब उन्हें जो है तुरंत की तुरंत ढेर करने पर आतंकवादी एजेंसियां जो है अब काम कर रही हैं। और हाल ही में ये जो ऑपरेशन किया गया है, इस ऑपरेशन ने एक बात साफ कर दी है कि आतंकी सिर्फ पहाड़ों में नहीं छिपे हैं वो, बल्कि एनक्रिप्टेड ऐप्स और इसके अलावा
सैटेलाइट और फ़ोन के जरिए विदेशों से गाइड हो रहे हैं। और इसी हाइब्रिड टेररिज्म को कुचलने के लिए गृह मंत्रालय ने प्रहार जो पॉलिसी है उसे लॉन्च किया है। यह नीति भारत की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसका एक लिखित प्रमाण है कि अगर भारत पहले किसी देश और किसी आतंकवादी से कुछ नहीं कहेगा, अगर वो भारत पर अटैक करता है या भारत की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसे उसके घर में जा कर के ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार की भारत की ये जो पॉलिसी है उसे कहा जाता है जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी। अब ये जो प्रहार में ये 6 वर्ड यूज़ किए गए हैं और वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। इनका मतलब क्या है चलिए समझते हैं। तो पी का मतलब है प्रिवेंशन यानी रोकथाम, यानी सबसे पहले काम है उसे हमले को होने से पहले रोकना। और इसके लिए ज़मीन पर मौजूद मुखबिरों से लेकर के अंतरिक्ष में घूम रहे सैटेलाइट तक सभी का डाटा जो है एक जगह कलेक्ट करना और उसके हिसाब से काम करना, यानी स्थितियों को प्रिवेंट करना। इसके अलावा आर मतलब होता है रेस्पॉन्स, यानी एकदम त्वरित कार्रवाई। अगर कोई आतंकी जो है घटना होती है तो भारत का जवाब स्विफ्ट टू प्रोपोर्शनेट होगा। और इसका मतलब है कि फाइलें नहीं घूमेंगी, कमांडरों के पास तुरंत फैसला लेने की ताकत होगी कि उन्हें इस स्थिति में क्या करना है। वो तुरंत जो है आतंकवादियों पर अटैक कर सकेंगे या फिर उन्हें जो है पकड़ सकेंगे। एंड इसके अलावा ए का मतलब है एग्रीगेटिंग इंटरनल कैपेसिटी, यानी एकीकरण। रॉ की जानकारी सीधे एक छोटे शहर के पुलिस कप्तान तक सेकंडों में पहुंचेगी और ये है होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच। अब ये पूरी तरीके से ये हकीकत होती हुई जा रही है। और इसके बाद आता है एच। एच का मतलब है ह्यूमन राइट्स, यानी मानवाधिकार। भारत जो है एक जिम्मेदार लोकतंत्र है और यह नीति साफ करती है कि आतंकियों से लड़ते हुए भी निर्दोषों के अधिकारों की रक्षा की जा सकती है, उनकी रक्षा की जाएगी और जो पूरी तरीके से उन्हें सेव किया जाएगा। इसके बाद आता है ए, यानी एटेन्यूएटिंग कंडीशंस, यानी पनपने से रोकना। सिर्फ आतंकियों को मारना जरूरी नहीं है, मारना उन्हें काफ़ी नहीं है, उनकी उस सोच को मारना है ताकि भारत के अंदर दोबारा से इस प्रकार के आतंकवादी जो है पैदा ना हो, यानी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम्स के तहत ऐसा किया जाएगा। इसके बाद है ए, यानी अलाइनिंग इंटरनेशनल एफर्ट्स, यानी अंतर्राष्ट्रीय तालमेल। भारत अब इंटरपोल एंड इसके अलावा FATF के साथ मिलकर के आतंकीय जो सेफ हेवन है उन्हें पूरी तरीके से तबाह करेगा। यानी सिर्फ भारत इसमें काम नहीं करेगा, अंतर्राष्ट्रीय जो एजेंसियां हैं, इंटरपोल है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, FATF है, इन सभी के साथ मिलकर के भारत जो है आतंकियों की जो सेफ जगह है जहां पर आतंकवादी जहां से ऑपरेट हो रहे हैं, जहां से चल रहे हैं, उन्हें वहीं पर तबाह करना। अब भारत ऐसा काम करने वाला है। इसके अलावा आर का मतलब है रिकवरी एंड रेसिलियंस, यानी उबरना। अगर कोई हमला होता है तो समाज को डराना नहीं है बल्कि उसे तुरंत सामान्य स्थिति में ला करके उसे, ये सरकार की पहली प्राथमिकता होगी कि समाज, अगर कोई आतंकवादी हमला होता है तो कहीं ना कहीं समाज को डराने से पहले उन्हें सामान्य स्थिति में लाना है कि कुछ नहीं हुआ है, गवर्नमेंट सब कंट्रोल कर लेगी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार की ये जो अप्रोच है वो कहीं ना कहीं प्रहार के अंदर दी गई है और ये है प्रहार का पूरा मतलब जो रिसेंटली गृह मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार के द्वारा जारी की गई है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए और फैंटास्टिक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।